हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। मैं आज आप लोगों को वर्ल्ड हिस्ट्री से एमसीक्यू करवाऊंगी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप टीआरई 4 का अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन जरूर करें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं आपको एनसीईआरटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन रहा है सारा क्वेश्चन को करवाऊंगी। लगभग 100 क्वेश्चन करवाऊंगी। ये क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो तो समझिए ये यूरोप से राष्ट्रवाद का जो चैप्टर है ये पूरा हो जाएगा कंप्लीट। फिर आपको एक्स्ट्रा में एनसीईआरटी बुक पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए आप ये क्वेश्चन पे ज़रूर ध्यान दें। तो ये एनसीईआरटी क्लास 10 से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। यूरोप में राष्ट्रवाद पहला चैप्टर है। उसके अंदर जितना भी टॉपिक है सारा टॉपिक से ये क्वेश्चन लिया गया है। आप देखते जाएं, मैं पढ़ते जाऊंगी, आप देखते जाएं। अगर आपको लगता है कि ये आता है तो ठीक है, आप आंसर भी दे सकते हैं कमेंट में, नहीं तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं। जो जो आपको नहीं आता उसे आप नोट कर लीजिए, जो आता है उसे आप सिर्फ पढ़ लो। चलो ठीक है, मैं इसे तो चलिए इसे अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना सर्वप्रथम किस घटना से फैली? तो इसका आंसर होगा फ्रांसीसी क्रांति 1789। फ्रांसीसी क्रांति तो आपने पढ़ा होगा 9 में। ये उसी से यूरोप में राष्ट्रवाद की जो भावना आई इसी से आई। फ्रांसीसी क्रांति 1789, फ्रांसीसी क्रांति का आरंभ 1789 से ही माना जाता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? इसमें ऑप्शन 3 होगा स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। तीसरा क्वेश्चन है, यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रसार में सबसे प्रमुख भूमिका किसने निभाई? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 भाषा और शिक्षा। तो अगला चौथा क्वेश्चन है, इटली का एकीकरण का नेतृत्व किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा गैरिबॉल्डी। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व किसने किया? बिस्मार्क ने। बिस्मार्क की नीति किस नाम से प्रसिद्ध है? रक्त और लोह नीति से। यंग इटली संगठन किसने बनाया? यंग इटली संगठन किसने बनाया? मैजनी ने। इटली का लोह का आदमी किसे कहा जाता है? इटली का लोहे का आदमी किसे कहा जाता है? गैरिबॉल्डी को। ऑस्ट्रेलिया और राष्ट्रवादी भावनाओं का विरोध और दमन किसने किया था? मेटरनिख ने। 1830 और 1848 के क्रांतिकारी मुख्य रूप से किस मांग से संबंधित थे? राष्ट्रीयता और लोकतंत्र। यूरोप का बीमार आदमी किसे कहा जाता है? तुर्की को। अगला क्वेश्चन है, यूरोप की बारूद की ढेर किस क्षेत्र को कहा जाता है? बाल्कन क्षेत्र को। अगला क्वेश्चन है, बाल्कन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद के उभार का परिणाम कौन कौन सा बड़ा युद्ध हुआ? प्रथम विश्व युद्ध। उसके बाद क्वेश्चन है 15वां, फ्रैंको पर्सा युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1870 में। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, नेपोलियन का अंतिम हार किस युद्ध में हुआ? वाटरलू युद्ध। वाटरलू का जो लू का युद्ध हुआ था। उसके बाद ये पोलैंड का शासन किसका था? पोलैंड पर शासन किसका था? तो रूस का। जर्मनी की सबसे मजबूत सेना किस राज्य की थी? पर्सा। 1848 की क्रांति विफल क्यों हुई? नेतृत्व व संगठन की कमी थी। 20वां क्वेश्चन देखिए, राष्ट्र राज्य का अर्थ क्या है? एक देश जिसमें सब लोग एक राष्ट्र की भावना से जुड़े हों। तो मैंने 20 क्वेश्चन ऊपर करवाया। अब चलिए 20 और क्वेश्चन करवाती हूँ। इसमें भी सारा क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट मिलेगा और जो पहले करवाई उससे थोड़ा सा लेवल ये हार्ड है। ठीक है, चलिए इसे करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन हो गया, नेपोलियन द्वारा लागू की गई संहिता क्या कहलाती? नेपोलियन कोड। अगला क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन 1815 का मुख्य उद्देश्य क्या था? यूरोप में शांति और राजशाही पुनः स्थापित करना। वियना सम्मेलन 1815 भी याद रखना है कि वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815। और उद्देश्य जरूर पूछता है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, वियना सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? मेटरनिख ने। फ्रांसीसी क्रांति के बाद सबसे पहले संविधान कब बना? ये हुआ 1791, 1791। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
लोकतांत्रिक शासन के विचारों का मुख्य स्रोत किस देश को माना जाता है? इंग्लैंड को। नेशनल असेंबली का गठन कहाँ हुआ? फ्रांस में। औद्योगिक क्रांति ने राष्ट्रवाद को क्यों बढ़ावा दिया? उद्योगों ने संयुक्त बाजार और आर्थिक एकता की आवश्यकता बनाई। अगला क्वेश्चन है, यूरोप का सबसे अधिक बहुराष्ट्रीय साम्राज्य कौन सा था? ऑस्ट्रिया और हंगरी। हंगरी आंदोलन का मुख्य नेता कौन था? लुई कोसूत। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद और उदारवाद एक दूसरे के पूरक है, यानी यह कथन किस आंदोलन से स्पष्ट होता है? 1830 और 1848 की क्रांति से। अगला क्वेश्चन है, ग्रीस की स्वतंत्रता किस देश से प्राप्त हुई है? ये होगा तुर्की। अगला क्वेश्चन है, ग्रीस के स्वतंत्रता आंदोलन को किसने समर्थन दिया? इसका होगा यूरोप के कवियों, कलाकारों और बुद्धिजीवियों ने। अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम का प्रभाव किस महाद्वीप के राष्ट्रवाद पर पड़ा? इसका आंसर हो जाएगा यूरोप। अगला क्वेश्चन है, जर्मन साम्राज्य की स्थापना की घोषणा कहाँ की गई? वर्साय के महल में। यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रभाव सबसे पहले किस वर्ग में बढ़ा? ये हो जाएगा मध्यम वर्ग। बाल्कन क्षेत्र में कितने प्रकार की जातियां विविधताएं थी? उपरोक्त सभी। धार्मिक, भाषाई, नस्लीय, ये सभी हो जाएगा। बाल्कन क्षेत्र इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर करें, इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रचार प्रसार में किसका योगदान अधिक था? समाचार पत्र और साहित्य का। बाल्कन युद्ध कब हुआ था? बाल्कन युद्ध कब हुआ था? 1912 से 1913 के बीच में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध की चिंगारी कहाँ भड़की? ये हो जाएगा साराजेवो, बाल्कन। 20वां क्वेश्चन है, फ्रैंको पर्शिया युद्ध में फ्रांस का नेतृत्व किसने किया था? नेपोलियन तृतीय ने। तो चलिए, मैंने 40 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया और आगे मैं फिर 20 क्वेश्चन करवा रही हूँ। ये थोड़ा सा उससे और थोड़ा टफ है, ठीक है? तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। वियना सम्मेलन के बाद फ्रांस का राजा कौन बना? लुई 16वां। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1848 की क्रांति में फ्रांस में किस प्रकार की सरकार स्थापित हुई? गणतंत्र। अगला क्वेश्चन है, 1848 की क्रांति के समय फ्रांस का राष्ट्रपति कौन था? यह हो जाएगा नेपोलियन तृतीय। यूरोप में राष्ट्रवाद को सबसे पहली प्रेरणा कहाँ से मिली? अमेरिका की स्वतंत्रता से। इटली के एकीकरण में कैमूर की भूमिका क्या थी? राजनीतिक कूटनीति। इटली के एकीकरण की पूर्ण घोषणा कब हुई? इटली की एकीकरण की पूर्ण घोषणा कब हुई? 1861 में। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस पर्शिया के युद्ध में फ्रांस की हार का परिणाम क्या हुआ? जर्मनी का एकीकृत हो गया। जर्मनी जो है एकीकृत हो गया। अगला क्वेश्चन है, इटली का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहा जाता है आपको मैजनी को। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीयता का जनक किसे कहा जाता है? राष्ट्रीयता का जनक कहा जाता है मैजनी को। ग्रीस की स्वतंत्रता की घोषणा किस संधि में मान्य की गई? लंदन संधि। यूरोप में राष्ट्रवाद और उदारवाद को किस विचारक ने समर्थन दिया? रूसो ने। 1848 की क्रांति में कौन सा वर्ग सबसे सक्रिय था? मध्यम वर्ग। यूरोप में राष्ट्रवाद का विरोध करने वाला शक्ति कौन था? राजशाही शासन। जर्मनी का प्रथम सम्राट कौन बना? जर्मनी का प्रथम सम्राट कौन बना? विलियम प्रथम। रूस ने बाल्कन क्षेत्र में हस्तक्षेप क्यों किया? समुद्री मार्ग और भू राजनीतिक लाभ के लिए।
नेपोलियन ने किन सुधारों से राष्ट्रवाद को बल दिया? कानूनी सुधार और प्रशासनिक एकता। अगला क्वेश्चन है, कॉन्स्टेंटिनोपल किस साम्राज्य की राजधानी थी? तुर्की का। फ्लिकी एटेरिया नामक संगठन किसके लिए प्रसिद्ध है? ये हो जाएगा ग्रीस की स्वतंत्रता से। आधुनिक राष्ट्रवाद का आधार माना जाता है संस्कृति, भाषा, इतिहास और साझा पहचान। अगला क्वेश्चन है, यूरोप में राष्ट्रवाद का सिलसिला किससे समाप्त हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध। चलिए अब अगला 20 क्वेश्चन और करते हैं। 60 क्वेश्चन कर चुके हैं, अगला 20 क्वेश्चन और देखिए। फ्रेंच क्रांति में स्वतंत्रता का प्रतीक कौन था? नीला, सफेद और लाल तिरंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? 1789। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति के नारे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को किसने लोकप्रिय बनाया? रोबेस्पियर ने। अगला क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण का नेतृत्व किसे दिया जाता है? गैरिबॉल्डी। ऑप्शन 3। इटली का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? काबूर को। काबूर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक मैंने ऊपर करवाया, उसके बाद ये एक मस्तिष्क। इटली का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? देखिए, एक मस्तिष्क है और एक आत्मा से आता है कि इटली का आत्मा किसे कहा जाता है, और एक मैंने ऊपर कराया है। ये सब तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर करें। इटली का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कैवूर को। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला ही क्वेश्चन है, इटली का आत्मा किसे कहा जाता है? मैजनी को। ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ऊपर में था। जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ? ये हो जाएगा बिस्मार्क। अगला क्वेश्चन है, बिस्मार्क ने जर्मनी को कैसे एकीकृत किया? युद्ध और नीति से। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद जर्मन साम्राज्य की घोषणा हुई? फ्रैंको पर्शिया युद्ध। 1871 में जर्मनी साम्राज्य की घोषणा कहाँ की गई? वर्साय के महल में। किसने कहा था कि राष्ट्रों का निर्माण जनता करती है? मैजनी ने। 1848 की क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? राष्ट्रवादी राज्य बनाना। युवा इटली संगठन किसने बनाया था? युवा इटली संगठन किसने बनाया था? मैजनी ने। युवा यूरोप संगठन क्या थी? युवा यूरोप संगठन क्या थी? राष्ट्रवाद फैलाने वाला संगठन। बाल्कन क्षेत्र को बारूद का ढेर किस लिए कहा जाता था? लगातार युद्ध और संघर्ष के कारण कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई है? लैटिन। 1830 की क्रांति कहाँ प्रारंभ हुई? फ्रांस में। नेशनलिज्म का अर्थ क्या है? राष्ट्र की एकता और स्वतंत्रता। राष्ट्रवाद के विरुद्ध किसने प्रतिक्रिया दिखाई? साम्राज्यवादी शासक। अगला क्वेश्चन है, जेल वॉरेन संघ का उद्देश्य क्या था? व्यापारिक एकता। चलिए, मैंने 80 क्वेश्चन करवा दिया, अब 20 क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़ा सा अच्छा लेवल है ये सब। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गया? 1804 में। यूरोप में उदारवाद किस सिद्धांत पर आधारित था? व्यक्तिगत स्वतंत्रता व समान कानून व्यवस्था पर। रूढ़िवादी शक्तियों का प्रमुख नेता कौन था? मेटरनिख।
वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 में। वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? यूरोप में शांति व पुराने राजतंत्र की पुनर्व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, झंडों का बसंत किस वर्ष की क्रांति को कहा जाता है? झंडों का बसंत। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन पे जरूर ध्यान रखें। झंडों का बसंत किस वर्ष की क्रांति को कहा जाता है? 1848 को। फ्रांसीसी क्रांति का तत्काल परिणाम क्या था? गणतंत्र शासन की स्थापना। गणतंत्र शासन की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन का शासन किस प्रकार का था? नेपोलियन का शासन किस प्रकार का था? सैन्य तानाशाही। अगला क्वेश्चन है, ब्लड एंड आयरन लॉ और रक्त नीति किससे जुड़ी हुई है? बिस्मार्क से। अगला क्वेश्चन आ गया, जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ है? जर्मनी का एकीकरण 1871 को। किस राज्य ने इटली के एकीकरण में नेतृत्व किया? सर्डिनिया और पाइडमोंट। यूरोप में राष्ट्रवाद के बढ़ने का मुख्य कारण क्या था? व्यापारी वर्ग और मध्यम वर्ग का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद के बढ़ने का मुख्य कारण क्या था? व्यापारी वर्ग और मध्यम वर्ग का उदय। अगला क्वेश्चन है, बाल्कन क्षेत्र में युद्ध का मूल कारण क्या था? जातीय राष्ट्रवादी संघर्ष। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध का एक मुख्य कारण क्या था? राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। किस साम्राज्य के टूटने को राष्ट्रवाद ने सबसे अधिक प्रभावित किया? ऑस्ट्रिया और हंगरी साम्राज्य। राष्ट्रवाद का आधार क्या था? राष्ट्रवाद का आधार क्या था? साझा भाषा, संस्कृति, इतिहास और परंपराएं। बाल्कन क्षेत्र में प्रमुख रूप से कौन सा समुदाय था? साल्वा, सर्ब, ग्रीक, अल्बानियाई, ये बाल्कन क्षेत्र का समुदाय था। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, समुदाय से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाइए, यूरोप में बारूद का ढेर किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, बाल्कन क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, यूरोप में राष्ट्रवाद का विरोध किसने किया? रूढ़िवादियों, राजाओं और साम्राज्यवादी शक्तियों ने। जर्मनी का पहला सम्राट कौन बना? कैसर विलियम प्रथम। जर्मनी का पहला सम्राट बना कैसर विलियम प्रथम। चलिए, लास्ट 20 क्वेश्चन मैं और करवा रही हूँ, बस इतना ही करवा के मैं अभी छोड़ूंगी और देख लूंगी कि और इस चैप्टर से कुछ करवाना है तो मैं अगला वीडियो कल बनाऊंगी, उसमें मैं बता दूंगी जो और छूटा हुआ है। तो चलिए देखते हैं, नेशनल असेंबली की स्थापना फ्रांस में कब हुई है? 1789। अगर आप फ्रांस क्रांति पढ़े हुए हैं क्लास 9 का, तो इससे भी ये दोनों जो क्रांति है एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए इसमें फ्रांस से रिलेटेड चीजें आपको देखने को मिल रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1789। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्रांसीसी क्रांति में जनता का प्रतीक कौन सा महिला चित्र था? लिबर्टी, स्वतंत्रता की देवी का चित्र। अगला क्वेश्चन है, यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रसार को किसने सबसे अधिक बढ़ाया? प्रेस और मुद्रण तकनीक ने। चलिए, अगला क्वेश्चन है, किस साम्राज्य के उदय ने यूरोप में शक्ति संतुलन बदल दिया? जर्मन साम्राज्य ने। इटली का राजा कौन था? विक्टर एमानुएल द्वितीय। इटली का राजा।
टीआरई 2 में ये क्वेश्चन जो है इटली के बारे में आया हुआ है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, किस युद्ध ने इटली को ऑस्ट्रेलिया से मुक्त करवाया? किस युद्ध ने इटली को ऑस्ट्रेलिया से मुक्त करवाया? सोल्फेरिनो का युद्ध। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के उदय से सबसे अधिक चिंतित देश कौन था? फ्रांस। रूढ़िवादी शक्तियों का सबसे अधिक खतरा किससे महसूस हुआ? राष्ट्रवाद और उदारवाद से। यूरोप का संगीतकार किसे कहा जाता है? क्योंकि उसकी नीति से पूरे यूरोप में क्रांति फैली थी। ये हो जाएगा नेपोलियन। यूरोप का संगीतकार, यूरोप के संगीतकार से इसे याद रखें। अगला क्वेश्चन है, यूरोप का हृदय किस साम्राज्य को कहा जाता है? यूरोप का हृदय ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य को। जोलवरीन में कितने जर्मन राज्यों ने भाग लिया? 39। नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप में किस विचारधारा का उदय हुआ? राष्ट्रवाद और उदारवाद। फ्रैंको पर्शिया युद्ध कब हुआ? फ्रैंको पर्शिया युद्ध हुआ 1870 से 71 के बीच। ओटोमन साम्राज्य को कमजोर होने के बाद यूरोप में क्या बढ़ने लगा? राष्ट्रवादी संघर्ष और स्वतंत्रता आंदोलन। राष्ट्रवाद के बढ़ते प्रभाव से सबसे पहले कौन सा साम्राज्य टूटा? ओटोमन। राष्ट्र राज्य की सबसे सही परिभाषा कौन सी है? जहां जनता द्वारा चुनी सरकार और साझा राष्ट्रीयता हो। 1848 के विद्रोह का मुख्य नेतृत्व किन लोगों ने किया? विद्यार्थी, मजदूर और मध्यम वर्ग। वियना संधि के बाद फ्रांस में कौन सा शासन स्थापित हुआ? राजतंत्र। राष्ट्रवाद ने यूरोप को क्या दिया? एकीकरण और संघर्ष दोनों। राष्ट्रवाद का चरम परिणाम क्या था? राष्ट्रवाद का चरम परिणाम क्या था? प्रथम विश्व युद्ध। तो मैंने यहाँ पे आपको 100 क्वेश्चन करवा दिया है वर्ल्ड हिस्ट्री यूरोप में राष्ट्रवाद से। ये एनसीईआरटी रिलेटेड, एनसीईआरटी से बाहर इसमें कुछ भी नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए जरूरी है, इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे जरूर करें। मेरी तरफ से अगर कहा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। अगर आप इतना पढ़ लेते हो तो आपको यूरोप से राष्ट्रवाद, आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट है समझो। मैं भी टीआरई 4 का तैयारी ही कर रही हूँ। मुझे लगा कि जो मैं जानती हूँ उसे मैं शेयर करूँ, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्म में भी कल करवाऊंगी। ये मिला के और अगला जो वीडियो आएगा वो मिला के समझिए आपका यूरोप में राष्ट्रवाद पूरी तरह से कंप्लीट है। बस इतना पढ़ लीजिएगा आप तो यूरोप में राष्ट्रवाद आपका हो जाएगा। लगभग इसमें सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है। कल मैं एक और वीडियो लाऊंगी इससे रिलेटेड, जिसमें आपको वन लाइनर क्वेश्चन करवाऊंगी और थोड़ा सा थ्योरी करवाऊंगी। उसके बाद आप इस चैप्टर को कंप्लीट समझो। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल के साथ जुड़िए और इसे सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, जिससे अगला नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए कल मिलते हैं। थैंक यू हमारा वीडियो देखने के लिए। आप लोग सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।